Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, now today we will start chapter number 2, Nationalism in India. First of all, we have to say that what is a nationalism? Nationalism क्या होता है? Nationalism किसे कहते हैं? नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है स्टूडेंट्स, लाइक हमारी देश के प्रति हमारी क्या भावना है, प्राउड की भावना, देशभक्ति की भावना, इसी को कहते हैं नेशनलिज्म। तो हमारा आज का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया की भावना हमारे देश में सबसे ज़्यादा कब आई? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ 1914 टू 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तभी हमारे देश में भी इसकी भावना स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि हमारे देश पर ब्रिटेन रूल चल रहा था, ब्रिटेन वाले हम पे राज करते थे, रूल चलाते थे, लेकिन हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था ब्रिटेन ने, और हम लोग उनके कॉलोनियल स्टेट्स में आते थे, तो हमें भी इनडायरेक्टली हमने भी उसमें इन्वॉल्व होना मजबूरी हो गया था हमारे लिए। तो इसके इफ़ेक्ट्स इंडिया पे बहुत हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। पहला इफेक्ट क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर? इंक्रीजेज इन डिफेंसेस एक्सपेंडिचर्स। ब्रिटेन में जितने भी आर्मीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूडेड थी, उन लोगों पर एक्सपेंडिचर्स पे बहुत, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पे बहुत खर्चा किया जाता था। तो उसकी भरपाई के लिए इंडिया से जितना भी रिवेन्यू और टैक्सेस होते थे उनको बढ़ा दिया गया, और यहीं से पैसा वहाँ जाया करता था, जिससे कि उनके सारे एक्सपेंडिचर्स कंप्लीट किए जाएँ। ये बहुत बड़ा इफेक्ट था इंडिया के लिए। नेक्स्ट सेकेंड is custom duties were raised. It means custom duties. Students, custom duties वो होती है जब हम कोई सामान या गुड्स कैरियर को हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो बॉर्डर टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको ही हम कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। तो इन कस्टम ड्यूटीज़ को भी रेज कर दिया गया। कोई भी माल बाहर से आता है या लेकर जाया जाता है तो उस पर टैक्सेस को इंक्रीज़ करके उस कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ाया गया। थर्ड इज़ इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हमारे यहाँ पे रिवेन्यू, लैंड पे जितने भी टैक्सेस थे उन सबको भी क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इन इंडिया। फोर्थ इज फोर्स रिक्रूटमेंट्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फोर्स? फोर्स इज़ अ प्रेशराइज्ड, यानी ज़बरदस्ती रूरल एरियाज़ के जितने भी फार्मर्स थे उन लोगों को कहा गया कि आप लोग रिक्रूट होंगे किसके लिए? डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए। कहाँ की आर्मी? ब्रिटेन की आर्मी। तो ब्रिटेन की आर्मी के लिए इनको रिक्रूट किया गया ज़बरदस्ती। रूरल एरिया जो फार्मर्स हैं वो आर्मी में जा रहे हैं, और वो भी बाहर ले जाया जाता था इनको आउट ऑफ इंडिया, और वहाँ जाके उनको आर्मी में सिलेक्शन किया जाता था, और उनको ब्रिटेन के बिहाफ में इंडिया के फार्मर्स लड़ते थे वहाँ पर। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। लास्ट इज स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। उस समय 1914 टू 1918 के मिड में बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर इंडिया में आई थी, बट एक जो बीमारी थी वो थी एपिडेमिक। एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स इज टू पार्ट्स। पेंडेमिक जो दुनिया में फैली हुई महामारी होती है उसको बोलते हैं पेंडेमिक, जैसे कि कोरोना। एपिडेमिक्स किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई बीमारी, महामारी फैलती है तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। तो ऐसी बीमारी एपिडेमिक की जो थी वो गुजरात, स्पेशली गुजरात पे थी, और वहाँ पर फैली हुई थी। तो इसने बहुत सारे फूड के अंदर, फूड को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, बहुत सारी लोग मरने लगे। अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15, approximately 12 to 13 million peoples are dead। इतनों की डेथ हो चुकी थी इसमें। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ इंडिया इन 1914 टू 1918। ओके, इतने सारे इफ़ेक्ट्स के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या हुआ? फूड की शॉर्टेज हुई, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो तो फोर्स बाय कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन जा रहे थे, और उनको ब्रिटेन भेज करके उन्होंने आर्मी में एंट्री करवा दी। इसी समय 1915 में अब एंट्री होती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने यहाँ पर जब एंट्री की तो जब साउथ अफ्रीका से ये आए और उन्होंने कहा कि देखा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इंडिया बहुत ज़्यादा बैक जाता जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक साल तो राउंड किया 1915 टू 1916,
और उसके बाद उन्होंने यहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश की। 1960 में जब वो चंपारण पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने फार्मर्स को देखा और उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो इंडिगो जो फार्मर्स थे उन लोगों के इंडिगो क्रॉप्स के लिए स्टार्ट करते थे। तो पहला सत्याग्रह जो उन्होंने करवाया चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। 1916 में उनका फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह एक सत्य के लिए आग्रह को ही सत्याग्रह कहते हैं। किसी भी बात को मनवाने के लिए आप सच पे अड़े रहें, उसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो फर्स्ट चंपारण जो सत्याग्रह था वो बहुत सक्सेसफुली था गांधी जी का, और इसको इन्होंने किया 1916 में। इंडिगो की खेती, इंडिगो मतलब नील की खेती। जब नील की खेती के लिए फार्मर्स को बोला गया था, जब नील की खेती किसी क्रॉप पे, किसी लैंड पे की जाती है ना, तो 2-3 सालों तक उस पर और कोई क्रॉप्स नहीं लगा सकते हम, तो उनकी जो लैंड थी वो वेस्ट हो रही थी। इसके लिए किया गया ये सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। दूसरा सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। 1917 में उन्होंने खेड़ा में किया था। ये टैक्सेस रेवेन्यू के लिए किया था कि टैक्सेस जो इंक्रीज़ हो रहे थे उनके लिए किया गया था, और ऑलमोस्ट 50% तक टैक्सेस इन्होंने रिड्यूस करवा दिया था। तो ये सेकंड सत्याग्रह भी गांधी जी का सक्सेसफुली रहा 1917 में। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह इज़ सत्याग्रह एट अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो ये जो गुजरात का सत्याग्रह वो 1918 का सत्याग्रह है, और 1918 में जब इन्होंने सत्याग्रह किया, ये स्पेशली कॉटन मिल्स वर्कर्स के लिए था जिनको अपने सैलरी इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहा था, उसके लिए उन्होंने ये सत्याग्रह का। ये तीनों सत्याग्रह गांधी जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह है, और तीनों ही सक्सेसफुली रहे। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। इसके बाद गांधी जी का सपोर्ट करने लगा, और यहीं से हमारी स्टार्ट होती है नेशनलिज्म इन इंडिया की फीलिंग। नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया वालों में आने लग गई। इसके बाद गांधी जी ने इंडिया वालों का सपोर्ट किया और बहुत सारे मूवमेंट्स को स्टार्ट किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।